हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स का सैलरी पार्ट 8। ठीक है। तो बेसिकली प्रीवियसली वी हैव डन सैलरी के 7 टॉपिक्स, 7 वीडियोस वी हैव कवर्ड। नाउ दिस इज द 8th वीडियो जिसमें भी परक्विजिट ही चलेगा, क्योंकि परक्विजिट बहुत सारे होते हैं। तो ये परक्विजिट हमें समझने बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोई भी पॉइंट पेपर में आएगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो बेसिकली हमने सबसे पहले परक्विजिट में हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन पढ़ा था, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड दोनों। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था मोटर कार। ठीक है। एक में सॉरी, उससे पहले मूवेबल एसेट्स भी कवर किया था। ठीक है, कि मूवेबल एसेट्स का यूज एंड ट्रांसफर। फिर हमने मोटर कार कवर किया लास्ट वीडियो में। अब हम जितने भी और रिमेनिंग परक्विजिट्स हैं अब हम उसको कवर करने वाले हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, राइट। इसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रिंज फ्रिंज बेनिफिट्स। क्योंकि भाई सरकार बोलती है कि आपको तो बेनिफिट देना है, मतलब आपको कंपनी जो बेनिफिट दे रही है, जो भी कंपनी बेनिफिट आपको दे रही है वो फ्री में नहीं है, वो आपकी इनकम में ऐड होगा। समझ आई? आप उसको ये नहीं कि वो फ्री में आपको मिल गया, नहीं भाई। कंपनी आपको कुछ भी दे रही है ना, बेनिफिट दे रही है, पैसा नहीं दे रही कोई। मतलब सपोज ये तो बेनिफिट ऐसा हो गया ना, इट इज इन काइंड, पैसा नहीं दे रही, लेकिन उसकी जो भी मॉनिटरी वैल्यू है उसको निकालो और उसको इनकम में ऐड करो, अपनी सैलरी में ऐड करो। ठीक है, चलो। तो हम यहाँ पे बेटा स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है इंटरेस्ट फ्री लोन। क्या है? इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, बट उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में हम जाते रहेंगे ताकि आपको चीजें सारी समझ आती रहे। तो भाई इंटरेस्ट फ्री लोन क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं कंसेशनल लोन। ठीक है, या तो इंटरेस्ट फ्री लोन है, अगर इंटरेस्ट पूरा इंटरेस्ट फ्री नहीं भी दे रहा, ठीक है, तो मैं इसमें स्लैश डाल के लिख देता हूं कंसेशनल लोन। ठीक है सर, इसका क्या मतलब होता है? अरे भाई, आपकी कंपनी आपको कह रही है कि भैया लोन ले लो, अगर जो बंदा जिसको पैसे की जरूरत है वो मेरे से लोन ले ले, ये एक बेनिफिट है, मैं लोन दे दूंगी, कंपनी कह रही है। लेकिन कंपनी ये कह रही है कि मैं इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही हूं। तो बताओ, ये तो एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया, नहीं हो गया? मतलब कंपनी अपने लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज सोच रही है, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है। तो भैया बेनिफिट है नहीं है? अगर आप बैंक से लेते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता ना, अब वो इंटरेस्ट आपको नहीं देना, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि भैया बैंक में सपोज, और बैंक कौन सा, किस बैंक को लेके चलते हैं सर? बैंक तो बहुत सारे होते हैं और हर बैंक का अपना अपना इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग ही होता है। तो सर किसी को तो लेके चलेंगे ना, तो एसबीआई को लेके चलते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि भैया हम एसबीआई को लेके चलेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो प्रीवियस ईयर की इनकम आप निकाल रहे हो, उस प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को क्या रेट था एसबीआई का, वो रेट हम मान के चलेंगे। तो अगर सपोज एसबीआई का रेट 8% है, ठीक है, तो आपको अगर कंपनी इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है तो वो 8% के हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपको फ्री में पड़ गया ना। बट सरकार बोलते है कोई चीज फ्री में तो है नहीं, तो वो आप इनकम में ऐड करोगे। तो वो एक तरीके से आपकी कंपनी ने आपको बेनिफिट दिया। और ऐसे भी हो सकता है कंपनी कह रही है कि भैया आप एक काम करो, 2% पे ले लो बस। मतलब कंपनी कह रही है कि 2% मैं चार्ज करूंगी, तो बेनिफिट कितना हो गया? 8% आपको एसबीआई को देना होता, यहाँ पे आप 2% ही दे रहे हो, तो 6% का बेनिफिट हो गया। तो 6% को जो जो भी वैल्यू निकलेगी, दैट वुड बी योर वैल्यू ऑफ परक्विजिट। ये तो बात क्लियर है, समझ आ गई? तो भाई इसमें कुछ केसेस बनते हैं, ठीक है, वो केसेस हम समझते हैं। तो मैं पहले इस वाले केसेस को कवर कर रहा हूं। ठीक है, वी आर कवरिंग दिस केस। ठीक है, तो भाई पहला केस आता है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं भाई, वो समझना। अगर लोन
अप टू ₹20,000 है, अगर लोन अप टू ₹20,000 है, सरकार कहती है कि अगर आपने कंपनी से 20,000 तक का लोन लिया एक साल में, तो वो क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्या है बेटा, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अरे भाई कोई 20,000 का लोन ले रहा है तो मतलब वो बहुत गरीब है, तो सरकार बोल रही है अरे भाई तब तेरी भी मैं क्या परक्विजिट की वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड करूं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अगर लोन लिया है फॉर डिसीज, लोन टेकन, अगर कंपनी से लोन लिया है और कंपनी रेंट फ्री, इंटरेस्ट फ्री या कंसेशन लोन दे रही है तो आपको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अगर वो लोन लिया गया है फॉर डिसीज, लोन टेकन फॉर डिसीजेस इन रूल 3A, इन रूल 3A, भाई 3A का मतलब क्या हो गया, ये बड़ी खतरनाक बीमारियां इसमें आ गई, कैंसर वैंसर टाइप की। ठीक है, तो अगर सपोज कैंसर टाइप की कुछ बीमारियां होती हैं, 3-4 ऐसे उसमें रूल दिए हुए हैं 3A में। ठीक है, मतलब भयंकर बीमारियां, इसको मैं बोलता हूँ भयंकर बीमारियां। अगर सपोज भयंकर बीमारी होती है, उसके लिए आपने लोन लिया, चाहे कितना भी लिया हो, तो वो भी उस पे आपको इंटरेस्ट फ्री लोन, तो इंटरेस्ट जो आप नहीं दे रहे वो आपके लिए बेनिफिट है। तो वो बेनिफिट सरकार कहती है चलो वो भी मैं एग्जाम्प्ट कर दूंगी, उसको आप अपनी इनकम में ऐड मत करो, जाओ। ठीक है, क्योंकि भाई ये आप परेशानी में ही ले रहे हो लोन, है ना, जेन्युइन परेशानी है। फिर होता है अगर आप लोन ले रहे हो इंटरेस्ट फ्री, ठीक है, क्या ले रहे हो, लोन इंटरेस्ट फ्री, तो इसमें लिख देते हैं, सपोज पहले वाला केस हो गया इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन है। ठीक है, तो आप एसबीआई का रेट पता करोगे, प्रीवियस ईयर में उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, तो जो भी एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, एसबीआई सपोज आप ऐसे एज्यूम कर लो कि सपोज आपने एसबीआई से लोन लिया होता तो उसको कितना इंटरेस्ट पे किया होता, वो इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्या होगा बेटा, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये समझ लो। ठीक है सर, अगर मैं तो आईसीआईसीआई बैंक के हिसाब से करूंगा, सरकार ने दिया हुआ है भाई एसबीआई से ही निकालना है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है। ठीक है, अगर सपोज इंटरेस्ट रिकवर्ड भी होता है, ठीक है, अगर सपोज कंसेशनल, इसको मैं बोलता हूं कंसेशनल, क्या बोलता हूं, कंसेशनल लोन दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ रेट तो चार्ज कर रहा है आपकी एम्प्लॉयर, कुछ रेट चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो भाई क्या होगा, अगर सपोज कंसेशन पे दिया हुआ है तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, जो जो एसबीआई के हिसाब से, सपोज एसबीआई का 10% है तो एसबीआई के हिसाब से निकाल लो। ठीक है, और जो रिकवर्ड है, जो एम्प्लॉयर रिकवर कर रहा है, रिकवर्ड, COVERED, रिकवर्ड। ठीक है, सपोज एम्प्लॉयर आपसे ले रहा है 4%, तो बेसिकली वो फायदा कितने का पहुंचा रहा है, 6% का, तो वो आपका टैक्सेबल परक्विजिट हो गया। वो परक्विजिट क्या हो गया, आप इनकम में ऐड करोगे, दैट वुड बी योर टैक्सेबल परक्विजिट। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर है। ठीक है, क्योंकि इतना तो आप पे ही कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए कोई बेनिफिट थोड़ी है। समझ आ रही है? बैंक से लेते तो 10% पड़ता, आप तो एम्प्लॉयर को 4% पे कर रही हो, तो 6% का ही आपको फायदा मिल रहा है, राइट? ठीक है, तो भाई ये आपको समझना है। और रेट क्या लेंगे, रेट हम लेंगे जो भी फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, ये ध्यान रख लेना। रेट क्या होगा, क्योंकि सर इसके रेट भी एसबीआई के भी तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। समझ आ रही है? अप्रैल में कुछ और रेट था, मार्च में, मई में कुछ और हो गया, जून में कुछ और हो गया, तो सर ऐसे में कौन सा लेंगे, 1 अप्रैल को जो रेट था वो रेट के हिसाब से आप पूरी कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, और सर क्या कैलकुलेशन होगी, अमाउंट पे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कैलकुलेशन होती है। कितनी कैलकुलेशन होती है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। ठीक है,
चलो, तो भाई ये बात भी हमें समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ट्रैवलिंग अकोमोडेशन, ठीक है, ये स्लाइड है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। इट इज कॉल्ड ट्रैवलिंग अकोमोडेशन। ये परक्विजिट का नाम है, ट्रैवलिंग अकोमोडेशन, टूरिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। अकोमोडेशन, टूरिंग, ठीक है, एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर ये आपके लिए खर्चा करता है, ठीक है, ट्रैवलिंग, अकोमोडेशन, टूरिंग या अदर एक्सपेंसेस पे खर्चा करता है, तो भाई अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर और वैल्यू एड बाय सच सर्विसेज आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक लेस अमाउंट रिकवर्ड। इसमें तो कुछ नहीं है, मतलब जितना पैसा उसने दिया, ठीक है, मतलब अमाउंट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, सीधी सी बात है, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर जितना खर्च किया माइनस अमाउंट रिकवर्ड, जो आपने पैसा एम्प्लॉयर को दे दिया, अमाउंट रिकवर्ड एम्प्लॉयर कह रहा है, ठीक है, कि जितना रिकवर कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो आपका टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो हो जाएगा टैक्सेबल परक्विजिट, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फ्री मील्स। क्या आता है? फ्री मील्स। सर फ्री में खाना खिला रहा है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है भाई, ये पॉइंट्स हैं, इसको मैं ऐसे गोला मार देता हूं, ठीक है। फ्री मील्स। अब सर अगर फ्री मील्स आ रही है तो भाई फ्री मील के केस में क्या होगा, इसमें कुछ पॉइंट है, मैं यहां पे डिस्कस करता हूं। अगर सपोज टी, स्नैक्स ये सब दे रहे हैं, टी है, टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, स्नैक्स काइंड ऑफ, राइट, तो भाई ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है ये? फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो सरकार कहती है चल भाई ये जो चाय, कॉफी, बिस्किट, ये सब जो आपकी कंपनी में आपको मिलता है खाने के लिए, तो चाय, कॉफी, इन सब का पैसा जो है, पैसा तो लग ही रहा है, लेकिन हम उसको आपकी इनकम में ऐड नहीं करेंगे। दैट इज फुली एग्जेम्प्ट, ठीक है, वो टैक्स फ्री परक्विजिट है। और अगर सपोज ये सारी चीजें आपको मील रिमोट एरिया में मिल रही है, कहां मिल रही है? रिमोट एरिया में, समझ आ रही है, जंगल टाइप एरिया जहां भैया कोई बसावट नहीं है, तो वहां भी क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या बोलेगी कि चलो भाई ये भी हमने एग्जेम्प्ट कर दिया, ठीक है, इसको भी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनी वाइन या बियर, समझ आ रही है, वाइन या बियर, कोई एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक चीज दे रही है, तो भैया वो आपके लिए टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी आपको खाना दे रही है, क्या दे रही है? खाना दे रही है, तो देखो लॉजिक, गवर्नमेंट कहती है कि भैया 50 रुपए तक का खाना मैं माफ कर दूंगी, ठीक है, उसके ऊपर जो वैल्यू है वो आपकी परक्विजिट में ऐड हो जाएगी। मतलब आप समझो एक बात को, आप ऑफिस गए तो आपने लंच किया, तो लंच की जो वैल्यू है आपकी कंपनी के हिसाब से वो है 100 रुपए की थाली, या 120 रुपए की थाली मान लेते हैं। कितने रुपए की थाली है? 120 रुपए की थाली है। तो सरकार ये बोलती है कि भैया 120 में से 50 रुपए की तो मैं छूट दे दूंगी, उसके ऊपर कितना हो गया? 70 रुपए। तो वो जो आपने खाना खाया है, केवल उस खाने की बात कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर मील की बात कर रहा हूं, उसमें 70 रुपए आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगे। और ऐसे पूरे साल भर की जितनी भी मील्स हैं उसको ऐड कर देना, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फूड में क्या होगा, जो भी, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया, 120 रुपए की थाली है, वो इनकम में ऐड होगी। सरकार कहती है मैं 50 रुपए माइनस करने को अलाउ करूंगी, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप इनकम में ऐड करोगे, यस और नो, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पशन ये सारी है, ये ओल्ड रिजीम में मिलती है। किसमें मिलती है? ओल्ड रिजीम में। न्यू रिजीम में तो कोई भी मतलब एग्जाम्पशन, डिडक्शन, ये सब कुछ नहीं है। कुछ कुछ होती है, वो मैं वहां पे आपको बताता रहूंगा, ठीक है। ये सब
ओल्ड रिजीम के अंदर है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट। क्या पढ़ते हैं? वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट, ठीक है। ये हमने ट्रैवलिंग, अकोमोडेशन, टूरिंग एक्सपेंसेस कर दिया, फ्री मील्स कर दी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूं, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ गिफ्ट। ये सब परक्विजिट पढ़ा रहा हूं भाई, वैल्यू ऑफ गिफ्ट, ठीक है। भाई गिफ्ट की क्या कहानी है? गिफ्ट की कहानी है, अगर गिफ्ट कैश में मिला है, अगर एम्प्लॉयर आपको कैश में लिफाफे में पैसा पकड़ा देता है, तो कैश वाला आइटम तो भाई फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे वो 2 रुपए भी आपको दिए हो। क्या है वो? फुल्ली टैक्सेबल। सरकार बोल रही है कि भैया हम डिजिटलाइजेशन करे जा रहे हैं, तुम कैश में लपेटे जा रहे हो। भैया कैश अगर 2 रुपए भी दोगे ना, वो भी इनकम में ऐड करेंगे। अगर सपोज आपकी कंपनी आपको गिफ्ट देती है काइंड में, गिफ्ट इन काइंड, मतलब होली, दिवाली का गिफ्ट दिया आपको, ठीक है। तो इसको इस एग्जांपल से समझ लेना, आपकी कंपनी ने आपको स्मार्ट वॉच गिफ्ट करी या घड़ी गिफ्ट करी टाइटन की, और वो टाइटन की घड़ी है 4,500 रुपए की। तो सरकार बोलती है 5,000 तक, अप टू 5,000 रुपीज, अप टू 5,000 रुपीज एग्जेम्प्ट है। और 5,000 से ऊपर जो वैल्यू होगी एग्रीगेट में, वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी ने पूरे साल भर में आपको एक घड़ी गिफ्ट करी 4,500 की, तो वो क्या हो गया? वो इन कैश है, इन काइंड है? सर घड़ी है तो इन काइंड है। और 5,000 तक से कम है, 5,000 से कम है, तो वो क्या हो जाएगा? फुली एग्जेम्प्ट। अगर वो घड़ी 5,500 की है तो क्या होगा? 5,500 से 5,000 माइनस कर दो, 5,000 तक के काइंड में एग्जेम्प्ट है, तो ऊपर के कितने रुपए हो गए? 500 रुपए, वो आपकी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। समझ आ गई? मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा इस एग्जांपल से, ठीक है। अच्छा, और वो एग्रीगेट होता है भाई। अगर सपोज आपकी कंपनी ने आपको 2 घड़ी दी, समझ आई, 3,000 रुपए की और दूसरी भी 3,000 रुपए की, तो 6,000 रुपए की घड़ी हो गई टोटल में। तो 6,000 में से 5,000 माइनस कर दो तो 1,000 रुपए आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। लेकिन ये किस केस में है? केवल काइंड में। अगर सपोज आपकी कंपनी ने आपको 3,000 की घड़ी दी और 3,000 कैश दिया, तो 3,000 कैश तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और जो 3,000 की घड़ी है, अब घड़ी का जो काइंड का एग्रीगेट है वो आप एग्रीगेट करोगे और वो 5,000 से कम है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है। चलो, ये बातें भी आपको समझ आ रही होंगी, है ना। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन क्लब। एक्सपेंडिचर ऑन क्लब। अगर सपोज कोई क्लब की मेंबरशिप आपको देता है, आपका मतलब आप क्लब पे कोई खर्चा वर्चा होता है, ठीक है, क्लब की मेंबरशिप ली है, जैसे पीतमपुरा क्लब, यहाँ पे आपने देखा होगा हर जगह क्लब वगैरह होते हैं, ठीक है। तो क्लब की अगर मेंबरशिप होती है, और ये है अदर देन हेल्थ क्लब और स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, क्योंकि हेल्थ क्लब और स्पोर्ट्स क्लब वाली जो चीजें होंगी वो तो सरकार कहती है कि भैया वो टैक्स फ्री परक्विजिट है, ठीक है। तो सर इस केस में अगर अदर देन हेल्थ क्लब, कोई भी क्लब में अगर आपको एक्सपेंडिचर करता है आपका एम्प्लॉयर, तो सिंपल सी बात है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर सेम वही कहानी, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। और एम्प्लॉय जितने पैसे दे देता है, जो बचा वो टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है भाई? आप क्लब में खाने पीने गए तो आपकी कंपनी कहती है हाँ भाई आपका खर्चा हम करेंगे, तो जितना खर्चा करेंगे, और कंपनी अगर आपसे कुछ पैसे वापस भी ले ली तो माइनस करके वो आपका टैक्सेबल परक्विजिट हो गया, ठीक है।
ये क्या हो गया बेटा आपका टैक्सेबल परक्विजिट। एक एक पॉइंट को बेटा बहुत आराम आराम से समझा रहा हूं, चीजें बहुत सारी हैं तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, राइट। चीजें एक्चुअली में बहुत सारी हैं तो उसमें मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें समझानी पड़ती हैं। अगर एक पॉइंट भी आपका मिस हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। चलो अब आगे हम बात करते हैं। कोशिश करूंगा इस वीडियो में मैं पूरा परक्विजिट आपका खत्म कर दूं, ठीक है। परक्विजिट खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपका देखो सारी चीजें कवर हो गई। नॉर्मल में कुछ था नहीं, सैलरी 4 टाइप में होती है ना, नॉर्मल में कुछ था नहीं। सेकंड वाला हमने अलाउंसेस कर लिए थे, फिर हमने परक्विजिट कर लिए थे, और हमने रिटायरमेंट बेनिफिट सबसे पहले ही कर लिए थे, है ना। सबसे पहले मैंने रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुटी, लीव, सैलरी, पेंशन, इन सबकी वीडियो बनाई थी, राइट। चलो अब सर ये और कौन से परक्विजिट अब रह गए। नेक्स्ट परक्विजिट की बात आती है भाई डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी। इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक सर्वेंट। मतलब आपको भैया कोई भी डोमेस्टिक सर्वेंट दे दिया, समझ आ रही है। कंपनी कहती है कि अरे भाई मतलब जो बड़ी बड़ी पोस्ट में है, जा भाई तू एक नौकर भी रख लियो, ठीक है, तो उसके पैसे भी कंपनी देगी। तो ठीक है, कंपनी सपोज के नौकर को 10,000 रुपए हर महीने दे रही है, तो 1,20,000 रुपए साल के हो गए, तो 1,20,000 रुपए उसकी वैल्यू परक्विजिट हो गई, है ना। सरकार बोलती है वो 1,20,000 रुपए भैया ऐड करो, ठीक है। तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, इसमें तो यही है कि भैया जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो चीजें आप माइनस करोगे, मतलब उसमें से अगर रिकवर्ड होता है तो उसको माइनस कर लो, तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलो फिर आता है नेक्स्ट सप्लाई ऑफ गैस। भाई ये एक पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन, फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन, ठीक है। इस पॉइंट को समझना, ये पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ पे जो बिजली है ना वो टाटा की है, ठीक है, TDPPL करके कंपनी है, तो टाटा की कंपनी है। तो बिजली कौन प्रोवाइड कर रहा है, टाटा, ठीक है। अगर मैं टाटा की कंपनी में जॉब कर रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं एक इससे थोड़ा और हटके एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं रीबॉक की कंपनी में जॉब कर रहा हूं, ठीक है। तो रीबॉक क्या करेगा, रीबॉक बोलता है कि भैया अपने एम्प्लॉयज को बोलता है कि आप साल में एक जोड़ी जूते ले लो रीबॉक के, ठीक है। तो वो जो जूता होगा वो मैं आपको कॉस्ट प्राइस पे दे दूंगा। किस पे दूंगा, कॉस्ट प्राइस पे। मतलब जूता अगर बन रहा है 4,000 रुपए का, और रीबॉक क्या करता है 4,000 का जूता बना और बेचा उसको 10,000 में, तो आप समझो 4,000 इज कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इज या मार्केट प्राइस इज 10,000। तो रीबॉक कहता है भाई तुम मेरे ही एम्प्लॉय हो, तो एक जोड़ी जूते के लिए उन्होंने बोल रखा है कि एक जोड़ी जूता खरीदोगे तो मैं आपको उस एक जोड़ी के लिए मैं आपको कॉस्ट प्राइस पे दे दूंगा। वो जूता मार्केट में तो 10,000 का दे रहा हूं, बट आपको 4,000 का दूंगा, कॉस्ट प्राइस ही दे देना बस, ठीक है। ये बात क्लियर है, हाँ भाई जेन्युइन भी है कि उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अब वो और बाकी जूतों के लिए नहीं करेगी, वो ऐसे नहीं बोलेगी 50 जोड़ी जूते ले लो। अरे भाई पता लगा वो 50 जोड़ी जूते खरीद के अपनी दुकान खोल के बैठ गया। इसलिए वो कहता है कि चल ठीक है भैया, आप एक साल में एक जोड़ी जूते के ऊपर मैं ये आपको कर सकता हूं, उसके बाद खरीदना तो मार्केट प्राइस पे खरीदोगे, ठीक है। तो यहां पे भी यही रूल लागू होता है कि अगर सपोज मैं यूज कर रहा हूं टाटा की बिजली और मैं टाटा की कंपनी में जॉब कर रहा हूं, मैं TDPPL में ही जॉब कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे को कॉस्ट क्या पड़ेगी, मतलब
आप सोचो कि मेरा बिजली का बिल जिसकी मार्केट प्राइस है, मतलब अगर सपोज कोई नॉर्मल कस्टमर है, उसका जितनी यूनिट मैंने यूज करी है, मेरा बिजली का बिल आना चाहिए 10,000 रुपए, ठीक है। लेकिन उसकी कॉस्ट कॉस्ट प्राइस कितना है, उसकी कॉस्ट पड़ती है उसको 4,000 रुपए, ये मान के चलो, वो एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ रही है, वो बिजली का बिल की जो कॉस्ट उसको पड़ रही है टाटा कंपनी को, वो 4,000 पड़ रही है। तो क्योंकि मैं टाटा की ही कंपनी में जॉब कर रहा हूं और मैं टाटा का ही एम्प्लॉय हूं, तो मेरे लिए जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट है, जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट है, वो पता है कितनी होगी, 4,000 कॉस्ट प्राइस होगी। यस और नो? ये एग्जांपल समझ आया? अब फॉर एग्जांपल मैं एसबीआई में, मैं पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करता हूं, ठीक है, और मेरा जो बैंक है वो मेरा बिजली का बिल भरता है, ठीक है। तो भैया पंजाब नेशनल बैंक को, टाटा को जब वो पेमेंट करेगा तो 10,000 करेगा, 4,000 करेगा? वो तो 10,000 ही करेगा, क्योंकि टाटा के लिए तो भैया, टाटा को छोड़ के बाकी सारे तो नॉर्मल पब्लिक है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक भी क्यों ना हो। तो भैया पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करता हूं, तो उस केस में मेरे पास जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट है, वो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। समझ आ रही है? क्योंकि कंपनी तो मेरे लिए 10,000 पे कर रही है ना, तो सरकार बोलेगी भैया आपको 10,000 का बेनिफिट मिल रहा है। समझ आ रही है? माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। समझ आ रही है? तो एम्प्लॉय से अगर जितना पैसा रिकवर हो, अगर इस केस में सपोज टाटा वाला कहता है कि भैया 1,000 रुपए तो आपको बिल पे करना ही पड़ेगा, तो 4 में से 1,000 माइनस कर दूंगा, 3,000 इज द वैल्यू पर क्रेडिट। इसमें भी अगर बोलता है 1,000 तो आपको पे करना पड़ेगा, तो 10,000 में से 1,000 माइनस कर दिया, तो 9,000 विल बी द वैल्यू पर क्रेडिट। वो तो बेसिक चीज है जो आपको, शायद मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं, जो पैसा एम्प्लॉय से रिकवर हो जाता है वो बेनिफिट थोड़ी रहा, वो तो एम्प्लॉय ने पे कर दिया, तो बेनिफिट जो है उसी को ही हम इनकम में ऐड करेंगे। समझ आ रही है? ठीक है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है भाई, एजुकेशनल फैसिलिटीज टू मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज हाउस होल्ड। ठीक है, ये हमारे परक्विजिट चल रहे हैं, डॉट 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 डॉट, ये हेडिंग है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल फैसिलिटीज। एजुकेशनल फैसिलिटीज टू मेंबर्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज टू, पहली चीज बनती है कि अगर ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को ही मिल रही है, किसको मिल रही है, एम्प्लॉय को मिल रही है, तो वो हो जाएगा फुल्ली एग्जेम्प्ट। किसको मिल रही है, एम्प्लॉय को। सर एम्प्लॉय को अगर वो फैसिलिटी मिल रही है, इसका मतलब भैया कंपनी में ट्रेनिंग चलती रहती है ना, कभी ये वर्कशॉप है, कभी वो वर्कशॉप है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर का पैसा खर्च होता है, ठीक है ना, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्या है वो, फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। अगर वो फैसिलिटी उसकी फैमिली मेंबर को मिल रही है, किसको मिल रही है, फैमिली मेंबर को मिल रही है, ठीक है। और तो फैमिली मेंबर में भी हमारे पास दो केस बनेंगे, एक है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। भैया अगर बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो या तो वो स्कूल एम्प्लॉयर का होगा, या वो एम्प्लॉयर का नहीं होगा। नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, या तो एम्प्लॉयर का होगा, वो एम्प्लॉयर का नहीं होगा, ठीक है। तो भाई फैमिली के लिए बोला हुआ है कि अप टू ₹1,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अप टू ₹1,000 क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड 1,000, मतलब एक, अगर ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो जो फीस है,
तो ये जो भी फीस है ना उसमें से 1000 रुपये माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। 1000 रुपये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इस पॉइंट को मैं एक बार बुक में एक बार और वेरीफाई करना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, 1000 रुपए तक आप उसको एग्जेम्प्ट कर दोगे। मतलब अगर सपोज एम्प्लॉयर, सपोज आपके बच्चे की स्कूल की फीस, ठीक है, और ये 1000 रुपए पर मंथ है, 1000 रुपए पर मंथ है, ठीक है। सपोज आपके बच्चे की स्कूल की फीस है 1500 रुपए तो पर मंथ, ठीक है, एक बच्चा पढ़ रहा है तो 1500 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए माइनस कर दो, 500 500 500 हर महीने की आपकी टैक्सेबल परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब बात आती है मेडिकल फैसिलिटीज। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कवर इज मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। परक्विजिटी चल रहा है भाई हमारा, तो हम बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज की। किसकी बात करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी। हेडिंग इज मेडिकल फैसिलिटीज। अब मेडिकल फैसिलिटी भाई दो जगह मिलती है, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में मिलेगी, ठीक है। तो मैं पहले इंडिया वाली कहानी बता देता हूं, ठीक है। ये कहानी है, इसको कहानी की तरह समझना, ठीक है। सपोज एम्प्लॉय का इलाज चल रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, ठीक है। और क्या इलाज चल रहा है, तो मैं बोल रहा हूं नेचर ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। ये मैं टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को समझना, ठीक है। और खर्चा कौन कर रहा है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या ये चार्जेबल है, चार्जेबल टू टैक्स, टैक्स लगेगा इस पे, नहीं लगेगा, ठीक है। इसको हम समझते हैं। तो भाई इसमें पहला पॉइंट आता है, अगर वो हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है, अगर वो हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है, हॉस्पिटल कौन मेंटेन कर रहा है, एम्प्लॉयर, ठीक है। तो सर खर्चा क्या हो रहा है, खर्चा कुछ भी है, समझ आ रही है। मतलब अगर टाटा का एम्प्लॉय है और टाटा के ही हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, क्या इलाज चल रहा है, कोई भी इलाज चल रहा हो, चाहे वो बुखार का इलाज चल रहा हो, चाहे वो टीबी का इलाज चल रहा हो, चाहे सर्जरी हो रही हो, ठीक है। एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, ठीक है ना। तो ये परक्विजिट हो गया, बट क्या वो परक्विजिट है, नो, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इसको मैं लिखूंगा नॉट चार्जेबल टू टैक्स, समझ आ गई। और इसमें मैं ये भी बोल देता हूं नो मॉनेटरी सीलिंग, क्या बोल देता हूं, नो मॉनेटरी सीलिंग। सर मॉनेटरी सीलिंग क्या होती है, कई बार सरकार मॉनेटरी सीलिंग लगा देती है कि भैया 2 लाख रुपए तक है
का इलाज हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो सरकार बोल रही है भैया इसमें कोई मॉनेटरी सीलिंग भी नहीं है। बात समझ आई? ठीक है। अगर हॉस्पिटल क्या है, सेंट्रल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप ऐसा सोच लो, हॉस्पिटल कौन सा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसमें सारे हॉस्पिटल आ गए, ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, एमसीडी का हॉस्पिटल हो गया, लोकल अथॉरिटी का हो गया, ठीक है, या गवर्नमेंट ने अप्रूव करा हुआ है, ठीक है। और इलाज क्या चल रहा है, कोई भी इलाज चल रहा है। सर पैसे कौन दे रहा है, पैसे एम्प्लॉयर ही दे रहा है, ठीक है, जो भी बिल बनेगा एम्प्लॉयर ही देगा, ठीक है। तो भाई उसमें क्या हो जाएगा, सेम यही कहानी होगी, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। समझ आई? तो ये भी टैक्स, मतलब ये भी टैक्स फ्री परगोजेट है, इनकम में ऐड नहीं होगा। वैसे तो फैसिलिटी है ना, इलाज हो रहा है, कोई पैसे भी नहीं देने पड़ रहे, राइट, इलाज हो रहा है और कोई पैसे भी नहीं देने पड़ रहे, ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट, अब बात आती है कि भैया हॉस्पिटल कौन सा है, अप्रूव्ड बाय सीआईटी, इसको बोलते हैं अप्रूव्ड बाय सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। अगर भाई कमिश्नर ने अप्रूव करा हुआ है तो सर ये कौन से हॉस्पिटल होते हैं, मान के चलो ये बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, अपोलो टाइप, ठीक है, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जो बहुत अमीर अमीर वाले हॉस्पिटल हो गए, मान लो 5 स्टार हॉस्पिटल टाइप हो गए, वो अप्रूव बाय सीआईटी होते हैं, ठीक है। तो भैया इसमें क्या ट्रीटमेंट अगर होगा, इसमें रूल 3A, रूल 3A मतलब भयंकर बीमारियां। सर भयंकर बीमारी कैसे, कैंसर, मेंटल डिसऑर्डर, सर्जिकल ऑपरेशन, टीबी, एड्स, इस टाइप की कोई भी बीमारी का अगर इलाज चल रहा है तो ये इस उन बीमारियों की बात हो रही है। और खर्चा कौन कर रहा है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है ना, आप खर्चा आप पे नहीं कर रहे, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो आपके लिए बेनिफिट हो गया। तो भैया ये भी क्या हो जाएगा, सेम, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। समझ आई? लेकिन सर अगर सपोज अपोलो हॉस्पिटल में वो बुखार हो गया, वो उसके लिए चला गया और एम्प्लॉयर कह रहा है हाँ भाई मैं पैसे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो जो पैसे देगा एम्प्लॉयर, जो भी उसका खर्च, जो भी उसका बिल बना एम्प्लॉयर ने पे किया, सपोज बिल बना 50,000 रुपए का, तो वो 50,000 रुपए उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो रूल 3A भयंकर बीमारियों वाली लिस्ट में नहीं है, ठीक है। सर एक पॉइंट और आता है इसमें, ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब आपकी कंपनी, जब आप जॉब करने जाओगे ना, तो आपकी कंपनी आपको कहती है कि हम आपका हेल्थ इंश्योरेंस करा के देंगे। तो सर बेनिफिट क्या हो रहा है, अरे भाई जो प्रीमियम है ना वो कंपनी पे कर रही है, और ये मेडिक्लेम जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो साल भर के ऐसे होता है 30,000 रुपए 40,000 रुपए का प्रीमियम जाता है, तो वो कंपनी पे कर रही है, तो आपके लिए बेनिफिट ही है, आपके लिए बेनिफिट ही है, ठीक है। तो कंपनी आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है, तो भैया इसमें कोई इलाज तो होता नहीं, तो इसको मैंने डैश डाल दिया, इसमें कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। और सर एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। भाई खर्चा क्या है, प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर प्रीमियम पे कर रहा है, प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, तो वो आपके वो खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो इसके लिए भी मैं क्या लिख दूंगा, नॉट चार्जेबल टू टैक्स और नो मॉनेटरी सीलिंग, ठीक है। भैया बड़ी से बड़ी पॉलिसी ले लो, कोई वो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई कुछ भी आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा। ये बातें आपको समझ आ गई भाई, ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है, ये बातें समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये मैं ऐसे लाइन डाल देता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये अलग अलग चीज थी, ठीक है। हाँ जी बोलो, ये बात क्लियर है, ठीक है। ये था इंडिया, किसकी बात हो रही है भाई, इंडिया की, अगर इंडिया में इलाज हो रहा है तो, ठीक है। सर लास्ट वाले में इलाज थोड़ी हो रहा है, तो लास्ट वाला इसी के अंदर ही कुछ अलग सा टॉपिक है, वो मान के चलो, ठीक है।
नेक्स्ट आता है अगर इलाज, नेक्स्ट क्या आता है, अगर इलाज आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो कहां हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो मैं इसको हेडिंग डालता हूं मेडिकल फैसिलिटीज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इंडिया के बाहर इलाज हो रहा है, ठीक है भाई, कहां इलाज हो रहा है, इंडिया के बाहर। तो सर अगर इंडिया के बाहर इलाज हो रहा है तो देखो खर्चा 3 टाइप से आता है, 3 टाइप का खर्चा होता है, ठीक है। खर्चा कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। तो पहले हम ये समझते हैं 3 खर्चे होंगे। आप खुद सोचो, अगर सपोज एक कंपनी का एम्प्लॉय है उसको कोई दिक्कत है, तो उसका कोई इलाज होना है, तो वो बाहर जाना है उसने, ठीक है, और उसका इलाज बाहर ही होना है, तो एम्प्लॉयर कहता है हाँ भाई तू जा, मैं तेरा खर्चा दे दूंगा। तो खर्चे कितने टाइप के खर्चे, क्या क्या खर्चे में इंक्लूड होगा, एक तो इलाज का खर्चा, इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट, क्या बोलेंगे उसको, ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरा खर्चा होगा आने जाने का, क्योंकि भैया आने जाने का बहुत बड़ा खर्चा होता है, ठीक है। तीसरा खर्चा क्या होगा, वहां पे रहने का खर्चा। 3 टाइप के खर्चे होंगे, समझ आई। तो अगर एम्प्लॉयर फैसिलिटी दे रहा है तो इसका मतलब वो 3 टाइप के खर्चों में से दे रहा होगा, 3 खर्चे, राइट। तो मैं इसमें टेबल बनाता हूं, इसमें टेबल बनेगी परक्विजिट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब इस पे टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बनेगी कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, क्या बनेगी, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो भाई परक्विजिट्स नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ध्यान से सुनना। तो मैं तीनों चीज को लेके चल रहा हूं, ठीक है। पहले मैं चल रहा हूं इलाज, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मैं पहले बात लेके चलूंगा मेडिकल ट्रीटमेंट की, ठीक है। किसके लिए, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए या फैमिली के मेंबर के लिए, ठीक है। किस भाई इलाज किसका हो रहा है, या तो एम्प्लॉय का इलाज हो रहा हो या फैमिली मेंबर का इलाज हो रहा हो, फैमिली मेंबर। तो सर फैमिली का मतलब क्या होता है, मैं फैमिली लिख देता हूं, ठीक है। ये इलाज किसका हो रहा हो, फैमिली का, ठीक है। तो मैं फैमिली लिख देता हूं, एम्प्लॉय का या उसकी फैमिली। सर उसकी फैमिली के अंदर 3 चीजें आती हैं भाई, ध्यान से सुनना। उसका स्पाउस, मतलब अगर आदमी एम्प्लॉय है तो उसकी वाइफ, अगर सॉरी अगर कोई लेडी एम्प्लॉय है तो उसका हस्बैंड, ठीक है। तो स्पाउस फैमिली का पार्ट होता है, बच्चे फैमिली का पार्ट होते हैं, और डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स, 3 चीजें, ठीक है। स्पाउस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसका ब्रदर भी अगर कोई डिपेंडेंट है तो वो भी उसमें, ब्रदर या सिस्टर वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, और पेरेंट्स भी, ठीक है। ये नहीं कि भैया वो अपनी साली का इलाज करा रहे हैं, अगर साली का इलाज करा रहा है, वो एम्प्लॉयर से कहता है भैया मेरे को साली का इलाज कराना है, एम्प्लॉयर कहता है अरे भाई तू तो बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है, तेरी सारी बात मानेंगे, वो पैसे, एम्प्लॉयर कह रहा है मैं पैसे दूंगा, तो सरकार बोलेगी कि भैया इट इज नॉट योर फैमिली, हमारी फैमिली की डेफिनेशन में नहीं है, तो आपको एम्प्लॉयर दे रहा है पैसे, अच्छी बात है, बट वो आपकी इनकम में ऐड होगा, ठीक है, वो टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको टैक्स फ्री परक्विजिट कब होगा, जब एम्प्लॉय या उसकी फैमिली का इलाज चल रहा है। फैमिली का मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम परक्विजिट, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। बट इसमें मैं एक वर्ड लिखूंगा, अमाउंट, ठीक है, परमिटेड, परमिटेड बाय आरबीआई, मतलब आरबीआई बोलेगा, आरबीआई को हमें रिपोर्ट देनी पड़ेगी
तो आरबीआई मुझे बोलेगा कि हाँ भाई चलो इतना आपका एग्जाम्प्ट करते हैं, तो जनरली सारा एग्जाम्प्ट हो जाता है, बट आरबीआई का एक से चाहिए होता है इसमें, ठीक है। सर दूसरी बात किसकी थी? पहली थी मेडिकल फैसिलिटीज की, दूसरी बात किसकी थी? कॉस्ट ऑफ ट्रेवल। किसकी थी? कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, आने जाने का खर्चा है, ठीक है, आने जाने का खर्चा है। अब सपोज किसी का इलाज हो रहा है, इलाज किसका हो रहा है? इन्हीं का ही, सेम ये चीज सेम चलती रहेगी, ठीक है भाई। अगर इनके लिए हो रहा है, एम्प्लॉयर पैसे दे रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम परक्विजिट ओनली इन केस ऑफ एम्प्लॉय हुज जीटीआई, ठीक है, जिसका जीटीआई, जीटीआई मतलब जिसका ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम मतलब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, वो सब मिला के जो लास्ट में जीटीआई होता है ना, ग्रॉस टोटल इनकम, वो लेस देन होनी चाहिए 2 लाख रुपीज से। क्या होनी चाहिए? 2 लाख रुपीज से, ठीक है, या इक्वल टू। सर इसका क्या मतलब है भाई? ये कॉस्ट ऑफ ट्रेवल का जो है ये एग्जेम्पशन तब मिलेगी जब उसका जो ट्रेवल का जो उसका एम्प्लॉय है उसका जीटीए 2 लाख, मतलब साल में 2 लाख रुपए। तो सर ये तो बकवास वाली बात नहीं है। पहली बात तो अगर कोई साल में 2 लाख रुपए कमा रहा है तो मतलब वो बहुत लो लेवल पे होगा, तो कंपनी उसको बाहर इलाज के लिए कभी पैसे नहीं देगी, क्योंकि ये बाहर वाली फैसिलिटी ना हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉइज को मिलती है, राइट। तो इसका मतलब अगर भैया किसी साल की इनकम 2 लाख रुपए उसको ये एग्जेम्पशन मिलेगी, तो कंपनी, तो सरकार बोल रही है भैया हम इस पे एग्जेम्पशन देना ही नहीं चाह रहे। हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दे देंगे, जो कि मुझे तो नहीं लगता, बहुत रेयर है, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ स्टे। किसकी बात आती है? कॉस्ट ऑफ स्टे, ठीक है। अच्छा एक खर्च, ये वाला जो मेडिकल ट्रीटमेंट है ये क्या है? ये तो जो बीमार है उसका। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल किसका होगा? कॉस्ट ऑफ ट्रेवल में जो बीमार है और उसके साथ एक अटेंडेंट, समझ आ रही है? इसमें लिख दो +1 अटेंडेंट। इसका मतलब जो बंदा बीमार है, जो फैमिली वाला बंदा है वो, और उसका जो इसके साथ एक बंदा भी तो जाएगा ना। सर उसके 3 बंदे जा रहे हैं और कंपनी पैसा पे कर रही है, तो कंपनी पे कर रही है, लेकिन एग्जेम्पशन बीमार वाले का और एक अटेंडेंट का, कोई भी उन 3 में से एक अटेंडेंट मान लो, और उसका एग्जेम्पशन मिलेगा अगर ये है तो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ स्टे में भी क्या होगा? ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्टे में भी लिख दो प्लस जो बीमार बंदा है वो +1 अटेंडेंट, 1 अटेंडेंट, ठीक है। अटेंडेंट तो कोई भी हो सकता है ना, एम्प्लॉय खुद हो सकता है कि भैया एम्प्लॉय अपनी बीवी का इलाज कराने जा रहा है और वो एम्प्लॉय खुद जा रहा है, तो बीवी का इलाज फैमिली हो गई और खुद जो हो गया वो अटेंडेंट हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ स्टे यहां पे होता है, ठीक है भैया। रहने वहने का भी तो खर्चा होगा ना वहां पे, वो होटल में कहीं भी रहेंगे, तो एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम परक्विजिट, तो ये भी क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। और यहां पे भी लिख दो परमिटेड बाय आरबीआई। क्या होगा? परमिटेड बाय आरबीआई, ठीक है। यहां भी एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, लेकिन कंडीशन वही होनी चाहिए। ये किसके लिए? ये सारी चीजें एम्प्लॉय एंड फैमिली के लिए। तो ये जो ये करा है ना, इसी के लिए करा है, सेम इसके लिए यहाँ भी करता है, एम्प्लॉय और फैमिली के लिए। सर इसके अलावा भी तो सपोज फैमिली ना हो, वही वाला एग्जांपल की उसकी साली को का ट्रीटमेंट कराने जा रहा है, तो ठीक है भाई, एम्प्लॉयर हो सकता है पैसे दे दे, लेकिन फिर वो इनकम में ऐड होगा, ठीक है, यहाँ पे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन आरबीआई परमिट करेगी, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, मतलब थोड़ा धोखेबाजी भी होती है, फ्रॉड भी होते हैं, ठीक है। भैया बंदा घूमने जा रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर कह रहा है एम्प्लॉय से भाई तू घूमने चला जा, क्योंकि बहुत बढ़िया एम्प्लॉय है, चल भाई तेरे को मैं देता हूँ यूएस का टूर मार गया। अब वो सरकार को धोखा देने के लिए दिखा देते हैं कि हम तो इलाज कराने जा रहे हैं, समझ आ रही है? तो ऐसे केस में थोड़ा आरबीआई चेक करता है कि हाँ भाई सब ठीक ठाक है, नहीं है, ठीक है, डन है। चलो ये था मेडिकल फैसिलिटीज। किसकी बात थी भाई? ये बात थी मेडिकल फैसिलिटीज की। अब हमारा एक टॉपिक इसमें और रहता है जिसको हम बोलते हैं एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन। क्या बोलते हैं भाई? लीव ट्रेवल कंसेशन, ठीक है। कितनी लंबी हो गई ये वीडियो भाई? ये वीडियो 53 मिनट्स की हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं एलटीसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।